फ्रेंड्स, आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के द वर्ब टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नाउन और एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का द वर्ब टॉपिक है। अब इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, समझेंगे। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में दृढ़तापूर्वक कहे, बराबर, या दृढ़तापूर्वक उपयोग में लिया जाए, वही वर्ब क्रिया है। अब क्रिया दो प्रकार की हो सकती है यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी आ सकती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी आ सकती है। दोस्तों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आए वो वस्तु से संबंधित होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आए वो व्यक्ति से संबंधित होती है। ठीक है। अ वर्ब में टेल अस, ये बाद में अपन पढ़ेंगे ये टॉपिक। अ वर्ब में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज एज, यानी एक व्यक्ति या वस्तु क्या करता है या क्या कहता है। हरी लाफ्स, हरी हंसता है, तो लाफ्स क्या हुआ, ये वर्ब हुई। ठीक है। हरी सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज एज, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। द कैट इज डेड, ये डेड है, ये वर्ब हुई, और इज है, ये हेल्पिंग वर्ब हुई। आई फील सॉरी, सॉरी में आई फील सॉरी, इसमें वर्ब कौन सी है आप बता सकते हो, और समझ में भी आ गया होगा। सॉरी है खेद, मुझे खेद है। ठीक है। वॉट इज़ डन टू अ पर्सन और थिंग एज द विंडो इज़ ब्रोकन, यानी कि क्या हुआ है, विंडो टूट चुकी है, बराबर, उसके बारे में बताया गया है। तो वर्ब आपको ध्यान ही होगी कौन सी है, आप देख सकते हैं। अब वर्ब में दो पार्ट्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर क्या है वो हम समझेंगे। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट लेती है, वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वो समझ लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब है। और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आता है या ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, जो वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वह इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, अपन दोनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ही है वो सब्जेक्ट है, रोट यानी लिखा, अ लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान में होगा कि अ लेटर ऑब्जेक्ट ले रही है। ठीक है। अब विवेक लाइक्स स्वीट्स, विवेक मिठाई पसंद करता है। ठीक है। विवेक सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, और स्वीट्स मिठाई ये ऑब्जेक्ट हैं। ठीक। तो मतलब अ लेटर, स्वीट्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब इनट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो डॉग बार्क। अब वर्ब तो आई फ्रेंड्स, वर्ब आई। विदित लाफ्स, ये भी वर्ब आई। बर्ड्स फ्लाई, ये भी वर्ब आई, लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है और इनट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अब इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तु व व्यक्ति। अब कोई वाक्य है उसमें दो वर्ब आ जाए, सीधी सी साधारण बात है, समझने जैसी बात है। कोई वाक्य है उसमें दो वर्ब आ जाए, तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी दो वर्बों में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो कैसे पता करेंगे, ये एकदम सिंपल सा तरीका है, मैंने ढूंढ के निकाला। दोस्तों, किसी वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो कैसे पहचाने कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ये पहला वाक्य है, द टीचर टॉट अस ग्रामर, अध्यापक ने हमको ग्रामर सिखाई या पढ़ाई। ठीक है। तो अस जो है वह व्यक्ति से संबंधित है, अस यानी हमको या हमारे। ठीक है। हमको या हमारे मतलब व्यक्ति से संबंधित है, तो सीधी सी बात है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आईओ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ग्रामर है वो वस्तु से संबंधित है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इसमें कोई प्रश्न नहीं है। देखो आप समझ सकते हो इस वाक्य को, द टीचर टॉट अस ग्रामर। अब अस हमको या हमारे, तो व्यक्ति से संबंधित यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ग्रामर वस्तु से संबंधित डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरे वाक्य देखना, ये अथवा में है द टीचर टॉट ग्रामर टू अस, ये इसका थोड़ा उल्टा है, यानी कि जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो तो पीछे चला जाए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे चला है, तो बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, बैंक जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, उसमें ये प्रश्न पूछते हैं। अब देखो, द टीचर टॉट ग्रामर टू अस, ग्रामर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और बीच में क्या आ गया? प्रीपोजिशन। समझ गए आप? दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसमें समझ में नहीं आया हो तो, विवेक ऑफर्ड मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। विवेक ने मुझे एक कप कॉफ़ी किया, ऑफर दिया, ठीक है। अब इसमें अपन समझते हैं मी और अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है दोस्तों। मी व्यक्ति से संबंधित है, सीधी सी बात है। क्या आया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल ज़्यादा देखोगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि दिमाग में सही ढंग से, सही तरीके से बैठ जाए। अ कप ऑफ कॉफ़ी, अ कप ऑफ कॉफ़ी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। अब इसका उल्टा, विवेक ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफ़ी टू मी। टू क्या आया? प्रीपोजिशन। अब जब टू प्रीपोजिशन आता है तब समझ लेना उसका उल्टा हो गया, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले चला गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई यू और कप ऑफ कॉफ़ी डी यू, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा एग्जाम्पल है, पिंकी ब्राउट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब इसमें एक स्टूडेंट को बुलाते हैं और वो बताएगा कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसने समझा है, ठीक है। पिंकी ब्राउट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ आप। मी क्या है? मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वेल, वेरी गुड। और अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक यू, ठीक है दोस्तों। पिंकी ब्राउट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये अब मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, अ ग्लास ऑफ मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि व्यक्ति से संबंधित है, मी यानी मुझे। अ ग्लास ऑफ मिल्क, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये वस्तु से संबंधित है, ग्लास और मिल्क, ठीक है दोस्तों। एक बीच में याद दिलाता हूँ, प्रश्न एग्जाम में आता है, मिल्क का मिल्क्स नहीं होता है। अपन नाउन में पढ़ा था, पता है क्यों? कि ये अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है, वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब पिंकी ब्राउट अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर मी। अब वापिस वो की वही गाथा है दोस्तों। फॉर आ गया, ये प्रीपोजिशन है। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया डी यू और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। ये इसके बाद में अब ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों के बारे में पढ़ा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके बारे में भी पढ़ा। अब इसके बाद में आता है ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को भी सहायक क्रिया ही कहते हैं। सहायक क्रिया कौन कौन सी है आपको पता है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को सहारा देती है, आसरा देती है। जैसे बच्चे होते हैं वो बड़े बूढ़ों को आसरा देते हैं, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब को फिनिट करती है। हमेशा ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब ये समझने के लिए एक सारणी बनाई है जो इजी वे में अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को कैसे समझना है? सबसे पहले है प्राइमरी
ऑक्सिलियरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज, और एक है मॉडल ऑक्सिलियरीज। मॉडल ऑक्सिलियरीज में वो आता है जो मॉडल्स में होते हैं वो के वही, ठीक है। अब ऑक्सिलियरीज कौन कौन सी है? टू बी की फॉर्म है दोस्तों, बी, डू और हैव। अब मॉडल में कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, आउट टू, नीड, यूज्ड टू और डेयर। अब ये तो है इनका प्रेजेंट फॉर्म, इज, आर, एम, डू, डज, हैव, हैज, और ये इसका हो गया पास्ट फॉर्म, वाज, वर, डिड, हैड। अब जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, आउट टू, नीड, और यहाँ यूज टू का कुछ नहीं है, डेयर का डेयर, और यहाँ भी नहीं है, इसकी पास्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब ये पास्ट में कुड, माइट, शुड, वुड और यूज्ड टू। अब इस सारणी को आपको समझना है, मैं कितना भी समझा लूँ लेकिन ये नहीं रटोगे तब तक ये कुछ भी काम का नहीं है। सीधी सी बात है, इस सारणी को आपको रटना पड़ेगा और इसको समझना है, ठीक है।